नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस एप्लीकेशन पर यूट्यूब पर। आप सभी दोस्तों, आज की इस यूनिट में बात करेंगे हिंदी भाषा शिक्षण और जो प्रवीणता हमारा पेपर है हिंदी का फर्स्ट ईयर का, उसकी अपनी 6वीं यूनिट है साहित्य के बारे में, यानी साहित्य के पहलू। तो साहित्य के बारे में आज हम बात करेंगे। तो इससे हमको ये महसूस हो रहा है कि आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखना है। अगर आपने इस यूनिट को फर्स्ट ईयर में ढंग से पढ़ लिया ना, आपको सेकंड ईयर में दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और इस पूरे पेपर को अगर आपने एक बार ठीक से पढ़ लिया, आपका पूरा पूरा पेपर सेकंड ईयर में फिर रिवाइज होगा और आपको इतनी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिए, मिलान कर लेना आप लोग सेकंड ईयर में इसी पूरी सीरीज़ का। सिर्फ अंतर पड़ेगा कि कबर कबर चेंज होता है, बाकी की चीज़ें तो वही रहेंगी, प्रश्न वही मिलेंगे आपकी यूनिट में जो आपको सेकेंड ईयर में मिलने वाले हैं। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे के पढ़िए भैया अभी से ही। और आप लोग हमारे टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उस टेलीग्राम को ज्वाइन करना मत भूलिए। और हमारे ऐप पर आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का मैटर दिया है, जिनसे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आने वाला, आप उसको ज्वाइन करिए। लेकिन प्राइज़ है साथियों, देख लो आप लोग खुद अपने आप में देख लीजिए, 109 रुपये आपसे लिया जा रहा है। तो वो इसलिए लिया जा रहा है कि यहाँ पर वैल्यूएशन बहुत मायने रखती है, क्योंकि मेरी मेहनत का फल स्वयं भगवान भी कभी नहीं रख सकता, तो आप लोगों को भी नहीं रखना है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके लिए है, और अगर यूट्यूब से पढ़ना चाहते हो तो निःशुल्क पढ़ो, कोई टेंशन नहीं है। पहली लाइन तो यही कहती है कि वाक्यम रसात्मक काव्यम कथन में काव्य की आत्मा कैसी बताई गई है। तो काव्य में रस की आत्मा बताई गई है, रस को यहाँ पर समर्पित किया गया है। ठीक है। और अगला प्रश्न है कि महादेवी की जो रचना है जिसका नाम है घीसा, ये घीसा जो रचना है ये क्या है? महादेवी वर्मा का संस्मरण है। क्या है? संस्मरण है। ठीक है। इनमें से व्यंग आधारित रचना कौन सी है? वो है अपनी शिव शंभू के चिट्टे। तो भैया इनको समझाने की आवश्यकता तो है ही नहीं, ये तो आपको रटने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, छोटा जादूगर जो कहानी है ये किसकी है? बताओ भैया, ये है जयशंकर प्रसाद की। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है कि निबंध का पहला और मुख्य आधार क्या है? तो वो है हमारी भाषा। क्लियर। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग। देखिए, रामायण का काव्य रूप कैसा है? भैया ये तो महाकाव्य। कैसा है? महाकाव्य। बिहारी सतसई की पुस्तक कौन सी है? याद रखना, मुक्तक है। इनमें से कौन सी है? मुक्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है यहाँ पर। देखिए, पंचतंत्र के रचयिता, पंचतंत्र के रचयिता कौन है? विष्णु शर्मा है। कौन है? विष्णु शर्मा। ओके। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए आता है, देखिए यहाँ पर। देखो, वही प्रश्न है, सेकेंड ईयर में वही पढ़ने हैं, फर्स्ट ईयर में वही पढ़ने हैं, कोई अंतर ही नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं सेकेंड ईयर को ही पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि दोनों में डिफरेंट ही नहीं है। दोनों पेपरों में, फर्स्ट ईयर में भी हिंदी का पेपर और सेकेंड ईयर में भी हिंदी का पेपर सेम एज कॉपी है, ये समझ लो आप। ठीक है। तो गद्य की विभिन्न विधाओं का उल्लेख कीजिए। तो गद्य की विधाएं तो बहुत प्रकार की हैं, जैसे कहानी है, उपन्यास, निबंध, रिपोर्टाज, संस्मरण, रेखा, पत्र शैली, डायरी शैली, जीवनी, आत्मकथा। ये जो आपको विधाएं दिख रही है ना, इन्हीं विधाओं के बारे में हम आगे चर्चा कर रहे हैं। ठीक है भाई। तो चलिए, प्रश्न याद लगाइए आप लोग। सबसे पहला है, जीवनी और आत्मकथा में अंतर क्या है? आगे हम भले ही इसके बारे में डिस्क्राइब रूप से बात करेंगे, तो याद रखना थोड़ा सा। जीवनी जो है और आत्मकथा में, मैंने आपको सेकेंड ईयर में बताया इस चीज़ को, कि जीवनी में किसी भी आदर्श पुरुष के जीवन का वर्णन लेखक करता है, लेकिन आत्मकथा जो होती है ना, वो खुद के द्वारा लिखी जाती है। खुद के जीवन की घटनाएं जो होती है ना, उस वो किस में लिखा जाता है? आत्मकथा में। जैसे मैं खुद अपने बारे में अगर लिखता हूँ तो वो क्या है? आत्मकथा। और अगर मैं खुद गांधी जी के बारे में लिखता हूँ तो वो क्या है भैया? गांधी जी के बारे में अगर मैं लिख रहा हूँ, खुद लिख रहा हूँ गांधी जी के बारे में, तो गांधी जी तो एक आदर्शवादी कवि हैं, आदर्शवादी व्यक्ति हैं, तो उनके बारे में क्या हो जाएगी? वो जीवनी बन जाएगी भाई। उनकी तो क्या बनेगी फिर? ये जीवनी बनेगी। आया समझ में? अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, कहानियाँ कितने प्रकार की होती है? कहानियाँ कितने प्रकार की? बहुत तरह की होंगे, जैसे घटना प्रधान, वातावरण प्रधान, चरित्र प्रधान, ऐतिहासिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक। ठीक है।
हजारी प्रसाद द्विवेदी एक छायावादी कवि हैं भैया हिंदी के। तो इन्होंने किस प्रकार परिभाषित किया है कविता को? तो कविता का लोक प्रचलित अर्थ वह कार्य है जिसमें भाव आवेग हो, कल्पना हो, पद लालित्य हो और प्रायोजन की सीमा समाप्त हो चुकी हो। प्रायोजन की सीमा समाप्त हो जाने पर अलौकिक रस का साक्षात्कार हो जाता है और यही हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार कविता की परिभाषा है। तो आप लोग याद रखना इसको। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, देखिए निबंध कितने प्रकार के होते हैं? निबंध बहुत प्रकार के होते हैं। तो 4 प्रकार आपको याद रखना है यहाँ पर सामान्य रूप से। वर्णनात्मक, विवरणात्मक, विचारात्मक और भावात्मक, ये 4 प्रकार निबंध के याद रख लेना। ओके, अगला प्रश्न हमारा आता है, देखिए नाटक की शिक्षण विधियाँ कौन सी हैं? तो व्याख्यान प्रणाली, व्याख्या प्रणाली, आदर्श नाट्य प्रणाली, रंगमंच अभिनय प्रणाली, कक्षा अभिनय प्रणाली और संयुक्त प्रणाली, ये आप लोग याद रखेंगे। अगला है कि एकांकी और नाटक में अंतर क्या है? मुख्य अंतर पूछा गया है। तो एकांकी में सीमित स्थान, कम समय और कम पात्र होते हैं, कम व्यक्ति होते हैं, जबकि नाटक में तो विस्तृत तो कथानक होता है, अधिक पात्र भी होते हैं और लंबे समय तक चलती है। तो ये दोनों में मुख्य अंतर है। अगला प्रश्न हमारा आता है, समाचार के तत्वों को लिखिए। समाचार के अंदर देखो तत्व, एक तो नवीनता है, दूसरा विशेषता, व्यापकता, प्रामाणिकता, रुचिपूर्णता और प्रभावशीलता, स्पष्टता, ये हमारे क्या हैं? इसके तत्व हैं समाचार पत्र के। नाट्य सौंदर्य से आप क्या समझते हैं? कविता में इसका क्या महत्व है? नाट्य का मतलब नाद अर्थात आवाज। कविता पढ़ते समय ध्वनियों की क्रमिक आवृत्ति हमारे मन को प्रिय लगती है और यही कविता में क्या है? नाद सौंदर्य। ये नाद सौंदर्य, नाट्य सौंदर्य नहीं है, ठीक है। इससे कविता की आयु बढ़ती है और कविता को लंबे समय तक याद भी रखा जा सकता है। ओके, अगला प्रश्न आप लोग देखेंगे यहाँ पर। अगला प्रश्न है ये वाला सवाल, इस सेकेंड ईयर में भी आपको याद रखना है। 4 बाल साहित्य, बच्चों की जो 4 पत्रिकाएं निकलती हैं साहित्य से संबंधित, उनके नाम आपको याद रखने, जैसे चंदा मामा, बाल भारती, चंपक, बालहंस, ये 4 मुख्य रूप से याद रखनी है और भी आगे आएंगे आपको बता देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं नाट्य शैली से आप क्या समझते हैं, ठीक है। और ये हमारे यहाँ प्रचलित नाट्य शैलियों के नाम भी आपको बताने। रंगमंच की दृष्टि से नाट्य की कई शैली है, जैसे भरत शास्त्रीय नाट्य, पाश्चात्य नाट्य शैली। इसके अतिरिक्त और भी लोक नाट्य शैलियाँ भी होती हैं, जैसे स्वांग है, नौकरी, जागा, रामलीला, रासलीला। आजकल नाटक और रंगमंच में विभिन्न भारतीय और पाश्चात्य संस्कृतियों के सम्मिश्रण के प्रयोग से भी किए जाते हैं, जिन्हें किसी एक शैली में रखना संभव नहीं है। वास्तव में नाट्य शैली का निर्माण उसी समय हो जाता है जब नाट्यकार नाट्य लेख की रचना करता है, क्योंकि नाटककार की रचना प्रक्रिया में रंगमंच भी शामिल रहता है। स्पष्टतः नाटक लिखते समय नाटककार उसे मन के रंगमंच में अभिनीत होते हुए भी देखता रहता है। तो यह नाट्य शैली की विशेषता, और अभी मैंने समाचार की विशेषता आपको बताई दी ऊपर, ठीक है ना। नेक्स्ट अपना आता है, देखिए कहानी और संस्मरण में अंतर। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे आप लोग। तो देखिए आप लोग, कहानी और संस्मरण में अंतर थोड़ा बड़ा पूछा जाएगा। तो कहानी और संस्मरण दोनों में घटना का समावेश किया जाता है, किंतु दोनों की घटनाओं में अंतर होता है। कहानी में घटनाएं श्रृंखलाबद्ध होती हैं, उसमें चरम सीमा का सन्निवेश होता है, जबकि संस्मरण में ऐसा होना अनिवार्य नहीं है। कहानी कल्पना पर आधारित होती है, जबकि संस्मरण सत्य घटनाओं पर आधारित होता है। कहानी में संघर्ष की अनिवार्यता जरूरी नहीं है, किंतु संस्मरण में ऐसी कोई शर्त कहानी में संघर्ष की अनिवार्यता होती है, जबकि संस्मरण में ऐसा कुछ भी नहीं होता। कहानी की प्रगति प्रवाह में होती है, जबकि संस्मरण का प्रवाह शिथिल होता है। कहानी में पात्रों का चरित्र चित्रण होता है, संस्मरण में किसी एक घटना विशेष की चर्चा मात्र होती है, उसमें चरित्र चित्रण का संकेत मात्र होता है। तो ये आपको अंतर याद रख लेना। अगर पूछा जाए आत्मकथा और संस्मरण में अंतर, अब इन दोनों में पूछा जाए तो क्या करेंगे? आत्मकथा में अपने जीवन की छोटी से छोटी बात को प्रस्तुत किया जाता है खुद व्यक्ति के द्वारा, जबकि संस्मरण में लेखक उन सभी घटनाओं व्यक्तियों का संक्षिप्त वर्णन मिलता है जो उसके लिए अविस्मरणीय हो गए हैं।
आत्मकथा में स्वयं तक ही सीमित रहने का प्रयास होता है, जबकि संस्मरण में दूसरों के बारे में बहुत अधिक लिखा जाता है। आत्मकथा में व्यक्तिनिष्ठ होकर के विश्व पर दृष्टि डालता है, जबकि संस्मरण में आत्मनिष्ठ होकर के किसी भी घटना या प्रभाव का चिंतन में प्रवृत्त हो जाता है। आत्मकथा में लेखक के आंतरिक जीवन या चरित्र पर अधिक बल दिया जाता है, जबकि संस्मरण में बाह्य घटनाओं पर बल दिया जाता है। आत्मकथा में जीवन का यथार्थ चित्रण होता है, जबकि संस्मरण में ऐसा नहीं किया जाता। आत्मकथा में परिवेश पर अधिक बल दिया जाता है, जबकि संस्मरण में परिवेश पर कम बल दिया जाता है। आत्मकथा इतिहास के अधिक निकट होती है, जबकि संस्मरण इतिहास के निकट नहीं होता है। तो ये आपको इसका अंतर याद कर लेना है। आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, डॉक्टर राम कुमार के परिभाषा के आधार पर बाल साहित्य को अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा बाल साहित्य के माध्यम से बालक को संकीर्णता से ऊपर उठाकर उसमें विश्व कल्याण और मानव की भावनाओं का संचार करने की बात कहते हैं। वे बाल साहित्य के द्वारा बालक में कौतूहल का पोषण, जिज्ञासा की तृप्ति कहते हुए लिखते हैं। बाल साहित्य ऐसा हो जो बच्चों में सहज सात्विक उत्सुकता उत्पन्न करे, उनके कौतूहल का पोषण व प्रवर्धन करे, जिज्ञासा की तृप्ति करे। बाल साहित्य का विषय ऐसा होना चाहिए जिससे संकीर्णता से ऊपर उठकर सच्ची मानवता और विश्व कल्याण की भावना से अपना जन जीवन व्यतीत करने का संकल्प लें। साहित्यकार के हाथ में ही बालक बालिका की दिशा होती है। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा इसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, एक प्रश्न आप लोग याद कर लेना अगर आपसे हो जाए तो, ये वाला कि बच्चे की आकलन शक्ति विकास में बाल साहित्य की भूमिका क्या है। ये आप लोग थोड़ा सा टच करके चले जाना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बाकी का प्रश्न इसमें से कोई ऐसा बनेगा नहीं। और बात करते हैं यहाँ पर निबंधात्मक की। तो आपको निबंधात्मक प्रश्न तो मैंने अभी तक बताए ही नहीं किसी वीडियो में, मैंने सब के सब आपको ऐप पर बता दिए निबंधात्मक कौन कौन से पढ़ने हैं। और हालांकि छोटे प्रश्न भी बहुत बताए हैं, पूरे मॉडल पेपर हैं उसके अंदर, तो गेस्ट पेपर मॉडल पेपर जिसको हम बोलते हैं, जैसा हूबहू पैटर्न है आपको एग्जाम में मिलेंगे भी। वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलेंगे। 20 मॉडल पेपर बहुत होते हैं भैया, कोई मामूली काम नहीं है। ठीक है, जैसे मान के चलते हो हमारा पहला पेपर है तो बच्चे और बचपन, उसके 2 मॉडल पेपर, 2 मॉडल पेपरों में इतने सारा मटेरियल मैंने आपको दे दिया जैसे आप नोट्स पढ़ रहे हो। ठीक है, तो प्रश्न के जस्ट नीचे आंसर लिखा हुआ है। इंग्लिश को मैंने हिंदी में बताया है, हिंदी आपको PDF मिल रही है। तो फिर आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो आप ज्वाइन कीजिए खुराना क्लासेस ऐप को। इतना आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है कि पास हो जाएंगे कि फेल हो जाएंगे, वो सब हमारा टेंशन है। हमने पहले ही सोच समझ के उतना मैटर डाल दिया कि अगर आपने उसको पढ़ लिया ना तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, ये समझ लीजिए। ठीक है भाई, तो धन्यवाद।